Good Hello evening, everyone. everyone. Haha, Yes. Piyush bhai. नहीं, No, no, it's fine. Like, so I'll just welcome and then you can take it over. So hello everyone. आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस सेशन में। और हमने फिर से ब्रेक ले लिया था, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहते हैं। वी विल ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। और सीएसआई के इस आज के सेशन में हमारे साथ है पीयूष चौहान। और वो इस ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होने के साथ साथ एडमिन भी हैं। सो नॉर्मली मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे ग्रुप के बारे में कि क्या इसके मोटिव है, कैसे ये स्टार्ट हुआ है। आज ये काम हम पीयूष भाई को सौंपते हैं। ही विल टॉक अबाउट द ग्रुप, ही विल इंट्रोड्यूस अबाउट द ग्रुप, एंड ही इज ऑल्सो द स्पीकर फॉर द डे। He had been a primary caregiver for two of his family members. तो उनकी ये पूरी कैंसर की जर्नी कितने चैलेंजेस से भरी थी, और उन्होंने क्या मुश्किलें देखी, और क्या कुछ उस पूरी जर्नी में उन्होंने सीखा, और कैसे उनको फाइनली ये पर्पस मिला अपनी लाइफ का कि उन्हें दूसरे कैंसर पेशेंट को जिस तरह से भी हो अपना सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड करनी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। और हम लोग इसमें पीयूष भाई जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। If anyone of you have any questions to ask, please feel free to raise your hand and we will ask each one of you to unmute yourself and हम लोग पूछेंगे। और अगर वो भी प्रॉब्लम है तो you can post your question in the chat and on your behalf I will ask that. तो पीयूष भाई, आई विल हैंड ओवर टू यू। आप ग्रुप के बारे में बात करते हुए फिर कैसे आप इस कैंसर के टच में आए, ब्रीफली बताइए। उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस से। ओवर टू यू। थैंक यू सविता एंड वेलकम ऑल दी मेंबर्स। आज की मीटिंग में सबका स्वागत है। एक्चुअली कैंसर वर्ड मैंने 2017 तक इतना नहीं सुना था। कभी कभार कई न्यूज़पेपर में पढ़ लेते थे या फिर कोई बात करता था। बट अचानक से मतलब 2017 में जब मेरे छोटे भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ, स्टमक कैंसर, उसके बाद में पता नहीं ये कैंसर वर्ड एक मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। चीजें ये थी कि 2017 में मेरा छोटा भाई नीलेश, हम लोग दिवाली के वेकेशन में केरल घूमने गए थे। और उस टाइम मतलब नॉर्मल सा सिम्टम नहीं था। वहां पे घूमे 10-15 दिन, फिर घर पे आए। और आने के बाद उनका एक 2-3 दिन 4 दिन के लिए सिम्टम ऐसा था कि मतलब इनको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, रात को खाने के बाद रिफ्लक्स हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो मैंने सोचा ये कुछ होगा नॉर्मल सा या इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज पेट दर्द ऐसा होता है ना कि हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे स्टोन के बहुत सारे पेशेंट, मुझे मुझे खुद को भी स्टोन की 2 बार 3 बार सर्जरी हो चुकी है। तो जब किसी को पेट का दर्द होता है तो बेसिकली हम यहाँ पे वही चीज सोचते हैं, ये स्टोन का पेन होगा या फिर एपेंडिसाइटिस होगा। तो मतलब हमने 10-15 दिन तो ये ऐसे ही निकाले कि मतलब नॉर्मल है। और मैं जैसे फार्मा फील्ड से हूँ तो मतलब कभी कभार के नॉर्मल चीजों में मतलब जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। और हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से कुछ ले आते हैं जो जानकारी के हिसाब से। तो ऐसे में 10 दिन गए, लेकिन उसके बाद में लगा कि नहीं, चीजें कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है। तो डॉक्टर कवेश जो अपने ग्रुप में है, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। दूसरे एक डॉक्टर मिनेश हैं, ही सीनियर डॉक्टर। तो मैंने मैंने एक बार उनके पास ही बैठा था और ऐसे ही तब मेरे भाई का फोन आया मेरे पे कि अभी मेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने ऐसे ही पूछा किसका फोन है, क्या है, मतलब ऐसे ही फॉर्मल बैठे ही हम दोनों। तो मैंने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है 10-15 दिन से, और थोड़ा वेट लॉस भी ऐसा सिम्टम लग रहा है हमें। तो उन्होंने मेरे को मतलब, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने ऐसा बोला मेरे को कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, समथिंग इज सीरियस इन दैट। आप कल ही जाओ और किसी गैस्ट्रो सर्जन से बताओ, गैस्ट्रो फिजिशियन से मिलो और पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो मैं करीबन उनके पास शाम को 5-6 बजे तक बैठा था। उसके बाद में मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने मेरी वाइफ से बात करा कि मतलब नीलेश को ऐसा कुछ हो रहा है 10-15 दिन से।
और डॉक्टर से मैंने बात किया तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ सजेस्ट किया है, तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो मेरी वाइफ और हम दोनों उस रात पूरी रात सोए नहीं, तब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। दूसरे दिन, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वो सेंटर से मेरा भाई अहमदाबाद रहता है था, वो सेंटर करीबन 80 किलोमीटर है। तो 80 किलोमीटर मैं सुबह में निकल गया 7 बजे मेरे घर से, और करीबन 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक मैं उसके घर पे पहुंचा था। ही वॉज अबाउट टू लीव अपनी जॉब के लिए, वो कार में बैठने वाला था और मैं एंटर हुआ। तो उसने बोला सुबह सुबह में क्यों आ गया। मैंने बोला कुछ काम है तेरे को, ये प्रॉब्लम है। बोला इतना कोई सीरियस काम नहीं, तू ये सब छोड़ के अभी करेंगे, मतलब सैटरडे मतलब मेरा ऑफ रहेगा तब तक मैं बताऊंगा। मैंने बोली आज तो अभी कंपनी में ऑफिस में फोन कर दे, आज नहीं आने वाला, हम आज सीधे जाता है। फिर ठीक, चलो गाड़ी रख के फिर घर पे बैठे थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर के बाद 10 बजे तक हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को बताया कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ 10 15 दिनों दिनों से ये हो रही चीज। तो वहां पे डॉक्टर ने भी ये बोला कि मतलब हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई नॉर्मल चीजें, मेरे को इतनी सीरियस नहीं लग रही, आपको मैं कुछ 1 वीक का प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आप इसको ले लो और फिर मेरे को 1 वीक के बाद मिलना। बट मेरे को उसके अगले दिन जो डॉक्टर मिनेश का जो फीडबैक था, उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब चीजें नॉर्मल नहीं लगती मुझे। अगर आपके डॉक्टर आपको बोले, आप जहाँ पे बताओ कि आप दवाई ले लो, तो आप उनको बोलना कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ या फिर स्कोपी करवाओ। तो मैंने ऐसे ही डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर यूं मेरे सामने 2 मिनट देखते रहेगी, मतलब आप इतना जल्दी, मतलब यूजुअली वी नॉट, हम ऐसे पेशेंट को फर्स्ट विजिट में ये सब इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं करवाते। बट फिर भी चलो ठीक है, आप रेडी हो, आप बोल बोल रहे हो तो मैं करवा लेता हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब एंडोस्कोपी के लिए बोला। फिर एंडोस्कोपी रूम में अंदर गए, 5 10 मिनट कुछ प्रोसीजर हुई, उसके बाद में उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। तो आई वेंट इनसाइड और उन्होंने मेरे को दिखाया कि स्टमक के अंदर कुछ मतलब बहुत अल्सर लग रहा है, मतलब एकदम लाइनिंग रेडिश, और इसके अंदर कुछ लीजन्स लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कुछ है लग रहा है, बट अभी हमको इसका आगे मतलब सीटी स्कैन बायोप्सी वगैरह करना पड़ेगा, बट समथिंग इज सीरियस। तो उन्होंने फिर दो वो एंडोस्कोपी हुई, उसके बाद में 1 घंटे के बाद उन्होंने सीटी स्कैन करा। तो सीटी स्कैन के अंदर भी कुछ चीजें मतलब एबनॉर्मल दिखी। और फिर उन्होंने मतलब एंडोस्कोपी के टाइम पे उन्होंने एक टिश्यू ले लिया था, उसको बायोप्सी के लिए भेज दिया। फिर उस दिन मैं मेरे भाई को उसके घर पे छोड़ के मैं मेरे घर पे वापस आ गया। मतलब ऐसा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मतलब 2 3 दिन के अंदर बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा, और हम वही प्रे करते थे कि बायोप्सी का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा, कैंसर नहीं होगा। मीनवाइल मतलब मैंने 2 3 मतलब डॉक्टर फ्रेंड्स को भी मतलब ये स्कोपी का रिपोर्ट या फिर सीटी स्कैन का रिपोर्ट्स वगैरह सबको शेयर किया, सबसे बात किया। सबने बोला कि देख पीयूष, जब तक बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। होप ये कैंसर ना हो, बिनाइन चीजें हो, बट फिर भी लेट्स वेट फॉर रिपोर्ट। यूजुअली मतलब ऐसा होता है कि मतलब बायोप्सी का रिपोर्ट आने में मिनिमम 3 4 दिन तो लग जाते हैं। बट हमारे केस में हुआ है कि ऐसा कि मतलब डॉक्टर ने प्रिफर ऐसा बोला कि मेरे को जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट चाहिए। तो इन हाउस उनका, जहाँ पे जो हॉस्पिटल में बायोप्सी लिया था, वहाँ पे इन हाउस उनका मतलब पैथोलॉजी हिस्टोपैथो होता था। तो उन्होंने ओवरनाइट रख दिया। दूसरे दिन सुबह में 10 बजे उनके पास डॉक्टर के व्हाट्सएप पे मोबाइल मतलब रिपोर्ट आ गई कैंसर की, मैलिग्नेंट। तो डॉक्टर ने जैसे उनको उनके पास रिपोर्ट आई, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप कर दी। अब हुआ ऐसा कि मतलब मैं सुबह में 10 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के मैं जस्ट अपना काम स्टार्ट करने वाला था, और डॉक्टर का फोन आया कि मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजा है, आप देख लो। मैंने देख लिया रिपोर्ट। तो इट वाज शॉकिंग, मतलब कैंसर देखा। तो मैं मेरे ऑफिस में स्टाफ को बोला मैं अभी जा रहा हूँ, आप आज के दिन संभाल लेना, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। आई वेंट बैक टू द होम, मतलब मैं कार लिया घर से और डॉक्टर के पास चला गया। यूजुअली मतलब जो मेरे घर से जहाँ पे अहमदाबाद में जिस हॉस्पिटल में मुझे जाना था, वो हॉस्पिटल कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लगता है कार से अगर जाते होते।
मतलब 1.5 घंटे के अंदर मैं डॉक्टर के चैम्बर के अंदर बैठा था। तो डॉक्टर मतलब आप कहाँ से आए? मैंने बोला मैं तो हिम्मत नगर से आया। बोला इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने बोला हाँ साहब, जो भी जल्दबाजी में आना पड़ा। उनके साथ थोड़ा डिस्कस किया, व्हाट कैन बी द फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये सब बताया उन्होंने। बट मोरे मेरे को वहां पे लगा अभी मुझे कुछ और ओपिनियन लेने चाहिए। फिर 3-4 दिन ऐसा हुआ कि मैं अ, अहमदाबाद जाऊं। उसके रिपोर्ट्स, बायोप्सी के, सीटी स्कैन के, सब मेरी गाड़ी में रहते थे। रोज एक दो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लूं, मैं उनको मिलूं, उनके कुछ भी जो ऑप्शंस, ट्रीटमेंट्स ऑप्शन दिखाए, मैं उसको एक्सप्लोर करूं। तब तक 3-4 दिन के अंदर जो चीजें मैंने डिसाइड की, अभी ट्रीटमेंट यहाँ एक्स डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, तब तक किसी को घर पे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। 4 दिन रोज मैं घर जाता था, फिर दूसरे दिन अहमदाबाद जाता था। मेरे भाई को तो उसको तो ऐसा ही था कि अभी तक तो बायोप्सी का रिपोर्ट आया ही नहीं है। 4 दिन उसको, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि 3-4 दिन तो हो, 4 दिन के अंदर तो मैंने सब कुछ छान मारा, सब डॉक्टर्स को मिल गया। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना। नीलेश के जो बॉस थे, उनको मैंने बात कर रखी, तो वो भी मेरे साथ डॉक्टर्स को मिलने के आया करते थे। अनफॉर्चुनेटली अभी बताता हूँ कि नीलेश के जो बॉस थे, रिसेंटली ही इज डायग्नोस्ड विथ रीनल कैंसर। उनका 1 वीक पहले ही फोन आया था। अभी हुआ ऐसा कि 4 दिन के बाद जब मैंने नीलेश को बताया, तब भी उसको इतना डिटेल में नहीं बताया कि गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो हम किस गैस्ट्रो सर्जन के पास जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। और मेरे भाई को ऐसा था, मेरे पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था कि ही नेवर यूज टू सी एनी रिपोर्ट्स। तूने देख लिया रिपोर्ट, तूने डॉक्टर्स को ढूंढ लिया, जो तुझे करना है, इट्स नॉट माय लुकआउट, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है कुछ। ऐसा करके ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अभी ट्रीटमेंट जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, उनका सर्जरी हो गया। उसका बोले तो 75% स्टमक उसका रिमूव हो गया, क्योंकि स्टमक में बहुत बड़ा अल्सर था। उसके बाद में फिर कीमोथेरापी, रेडिएशन, ये सब चीजें हुई। अब जो उसका जिस दिन से कैंसर डिटेक्ट हुआ, उस दिन से लेके अ, जब तक उनका उसका ट्रीटमेंट चला, ऑलमोस्ट 7 मंथ कंटिन्यूअस उसका ट्रीटमेंट चला। सर्जरी हुआ, फिर कीमोथेरापी 6 साइकिल हुआ, फिर उसका रेडिएशन हुआ। तो ये कुल मिला के 6-7 महीने की जो जर्नी थी, वो जर्नी के अंदर मैं उसके साथ एक एक सेकंड्स उसके साथ में रहता था। आई नेवर यूज टू गो एट माई ऑफिस। घर पे नहीं जाता, कहीं पे नहीं जाता था मैं। बट उसको ऐसा सपोर्ट, उसको पता था कि मेरे साथ कोई है, मेरा भाई है मेरे साथ में। तो मुझे कुछ देखना नहीं हो, तू बोलेगा वहां जाएंगे, तू बोलेगा वैसा करेंगे, उस डॉक्टर को बोलेंगे, उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे। बट चीजें धीरे धीरे होती ऐसी है ना, कि ट्रीटमेंट जैसे होती है तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब उस टाइम ऐसा होता था कि चीजों को मैनेज मुझे करना पड़ता था कि अगर जैसे हम कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो कीमोथेरेपी के लिए जाने के बाद, अब फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइकिल के लिए हम गए ना, तो जिस डॉक्टर को मिले कीमोथेरेपी के लिए, तो उन्होंने बताया कि आपका जो प्रोटोकॉल है ना, ये प्रोटोकॉल के अंदर यूजुअली हेयर लॉस नहीं होता। 10-20-25% लोगों में हेयर लॉस होता है, 2 और % में होता भी नहीं। बट उस टाइम फिर मैंने, बट वी वर कमिंग बैक टू द होम, तो मैंने कार में नीलेश के साथ डिस्कस किया कि क्या करना है बोल। अभी अगर तेरे हेयर लॉस हो गए तो तू सोचेगा कि मेरे कीमोथेरापी से हेयर लॉस हुए, तेरे को ऐसा कुछ लगता है? बोले तू क्या बताना चाहे, क्या करना चाहिए? मैंने मैंने कुछ चीजें पढ़ी है, मुझे लगता है कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले शेव करा देते हैं। तो बोले तू बोले ऐसे, तो चल हम सीधे गए बार्बर के पास, वहां पे उसका शेव अप कराया। फिर घर पे गए, तो घर पे भी सबको ऐसा लगे यहाँ पे ऐसा क्यों। बट फिर सबको समझाया कि भाई एक 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कीमोथेरापी का इफेक्ट आता है, उसके बाद होता है। तो हम थोड़े साइकोलॉजिकली, इमोशनली, ये सब चीजें हमें डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए एक एक चीज को हमने पहले दिन से ऐसा एड्रेस किया कि कहीं पे कोई साइड साइड इफेक्ट्स हमारे दिमाग के अंदर हावी नहीं होनी चाहिए, और ट्रीटमेंट उसके लिए कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए।
एक कीमोथेरापी का एक एक साइड इफेक्ट ऐसा भी था कि कुक फूड जो होते हैं ना, उसका स्मेल उसको इतना आता था, क्योंकि स्टमक के अंदर मतलब जो रेडिएशन लगते थे या कीमोथेरापी लगते थे, उससे उसका जो नोसिया वॉमिटिंग वो लेवल का था कि मतलब अगर आपको बताओ कि रोज की उसको 25 वॉमिटिंग, 30 वॉमिटिंग्स। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज हो तो वो थी कि पहली चीज तो उसको ट्रीटमेंट के दरमियान उसको खाना भी देना पड़ता था, लेकिन खाना वो खा नहीं पाता था, क्योंकि वो चीजें जितना भी खाए साइड इफेक्ट्स की वजह से नोसिया वॉमिटिंग से सब कुछ बाहर निकल जाता था। और एक प्रॉब्लम ये था कि कुक फूड का स्मेल इतना आता था कि मतलब वो चाहता था कि इस चीज मतलब घर पे खाना ही ना बने। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि घर पे खाना ना बने, क्योंकि दूसरे लोगों को वो तो खा नहीं पाता था, लेकिन दूसरे लोगों को भी खाना होता था। कोई गेस्ट भी आते थे मतलब मिलने के लिए, तो उनको भी खाना खिलाना पड़ता था। तो मैंने एक मतलब इसका एक हल निकाला। मैंने सोचा देखो, यूजुअली अपना लंच के लिए मतलब घर पे खाना बनता है, मतलब 10-11 बजे तक खाना स्टार्ट होता है बनना घर पे, और डिनर का खाना स्टार्ट होता है शाम को 7 बजे। तो मैंने इसको बोला भाई को कि हम 2 टाइम बाहर घूमने जाएंगे, सुबह और शाम। तो हम क्या करते थे कि 10 बजे निकल जाते थे घर से, उसको कार में मैं आगे बिठा देता था, मैं गाड़ी ड्राइव करता था, और पूरा मतलब चक्कर लगा के मतलब 2-3-4-5 किलोमीटर घूमते थे कहीं पे, मतलब देखते थे कहीं पे ग्राउंड्स होता है, बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो हम क्रिकेट देखते थे, कुछ और देखते थे, एक दो बार विंटेज कार का एक कुछ एग्जीबिशन था वहां पे चले गए। ऐसा करके करते करते मतलब जितने भी दिन उसको जो साइड इफेक्ट्स थी, वो साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या फिर उसको नील करने के लिए हमने ये तरीका निकाला कि, और घर से फिर बाद में मम्मी का या फिर वाइफ का, भाभी का, किसी सबका फोन को या फोन आवे कि अब खाना रेडी है आप आ सकते, उसके बाद में वहां से जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये साइड इफेक्ट रहती है जब खाना बनता है घर पे। तो और ऐसा भी नहीं था कि मतलब कभी कभार क्या होता है कि कई मकान घर घर ऐसे होते हैं, छोटे मकान होते हैं, जैसे 1 रूम किचन होते हैं, तो उनको तो ज्यादा दिक्कत आती है। जिनका बड़ा मकान है, जैसे मेरा भाई का मकान में 4-5 रूम्स थे, तो एक रूम के अंदर हम बंद करके भी रह सकते थे। बट वो साइड इफेक्ट इतनी खतरनाक थी कि मतलब अगर बाजू में किसी पड़ोसी के घर पे भी खाना बनता था ना, तो भी वो स्मेल आती थी और वो साइड इफेक्ट उसको मतलब रहती ही थी। तो धीरे धीरे करके हमारे घर का तो टाइमिंग्स, पड़ोसी को भी, एक तो पड़ोसी बहुत अच्छे थे, मतलब उनको भी बोला कि जब जिस जो टाइम पे हम खाना बनाते थे, अगर आप प्लीज वो टाइम पे अगर आप अपना भी बना लो तो अच्छा है, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो लोग भी काफी कोऑपरेट करते थे। दूसरी चीज ये थी कि उसको जो एक जेलोडा एक टेबलेट है जो ओरल कीमोथेरेपी के रूप में दिया जाता था। अब वो भी एक ऐसा था, मतलब साइकोलॉजिकल इसका ऐसा हो गया, जेलोडा अगर नाम दो उसको, जेलोडा अगर सुन भी लेना जेलोडा शब्द, तो उसको वॉमिट हो जाती थी। तो अगर वो नाम शब्द से उसको, वर्ड से उसको वॉमिट होती थी, तो उसको वो गोली हाथ में अगर आप दो तो ऑब्वियसली वो ले ही नहीं पाएगा, और वो नहीं लेगा तो वो चलेगा नहीं, उसको लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने ये करा कि जब वो रूम में बैठता था ना, तो मैं सारी स्विच मतलब लाइट्स ऑफ कर देता, एकदम डार्क में जाता, अंदर बैठते, कुछ अच्छी बातें करते, फिर कुछ गाना बाना गाते, कुछ मतलब सत्संग की बातें करते, और फिर मैं उसको बोलता कि कुछ तुझे देना है, गोली के रूप में है, तेरे को लेना है। तो मैंने देखा पहले अगर मैं उसको बोलता था कि तेरा तेरा मतलब कीमोथेरेपी का टेबलेट का टाइम हो गया या फिर जेलोडा लेना है, तो उस टाइम उसको उससे मतलब वॉमिट हो जाती थी, उससे मतलब वो नहीं ले पाता था। लेकिन मैंने वो जो जब से वो तरीका निकाला ना, रूम में लाइट्स बंद कर देना, डार्क में उसको कुछ हाथ में मैं गोली दे देता, वो ले लेता था। तो अगर वो कैसे होता था पता नहीं, लेकिन वो हुआ, और उसके बाद में वो धीरे धीरे करके उसका जो जो जितना भी कोर्स था वो कर पाए। तो ये 2-3 चीजें ऐसी थी कि धीरे धीरे करके हम उसको कर पाए। तो इसमें होता क्या है कि कैंसर में मतलब हर एक दिन एक नया चैलेंज होता है, हर एक दिन आपके पास एक नया साइड इफेक्ट होता है। तो आपको धीरे धीरे करके इस चीज को ऊपर ध्यान देना पड़ता है, धीरे धीरे कर उसके एक एक चीज को हैंडल करना पड़ता है। दूसरा चीज ये होता है कि मतलब जैसे अलग अलग कैंसर्स है, इसमें अलग अलग मतलब प्रोटोकॉल्स रहते हैं। जीआई कैंसर्स में ऐसा होता है कि फॉलोअप में मल्टीपल स्कैन्स ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो
सीटी स्कैन रूटीन होते हैं, फिर एक्सरे टेस्ट होते हैं, फिर सोनोग्राफी होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि अगर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अगर आपको मतलब 15 दिन 20 दिन के बाद ये स्कैन के साथ आना है, तो होता क्या है कि जैसे अगर कल मुझे सीटी स्कैन के लिए ले जाना है मेरे भाई को, तो मैं उसको बताता ही नहीं कि कल हमें जाना है सीटी स्कैन के लिए। क्योंकि अगर मैं उसको अगले दिन बता देता या 2 दिन पहले बता देता, तो 2 दिन से पहले उसके माइंड में एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी रहती, रात को सो नहीं पाता। तो मैं क्या करता था कि जिस दिन हमें जाना होता था उस दिन सुबह का मतलब जब टाइम होता उठते फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चलते थे, तो मैं उसको बोलता था कि डॉक्टर ने हमको टेंटेटिवली बोला है 10 15 दिन 20 दिन के बाद आपको ये स्कैन करना है। तो मुझे लगता है कि आज मैं भी फ्री हूँ, तेरा भी अच्छा मूड है, और साइड इफेक्ट्स भी इतने कुछ नहीं है, तो आज जा हो आते हैं। हालांकि मैं 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट्स वगैरह ले रखता हूँ, बट मैं उसको कभी नहीं बताता। उस चीज को मैं उसी दिन सुबह में बताता जिस दिन जाना होता है। और एक चीज वो भी थी कि उसने मतलब ट्रीटमेंट में कैंसर जर्नी में जितने भी मतलब मैं उसको कुछ भी बताता कि आज ये करना है वो करना है, कभी उसने डिनाई नहीं किया। उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं आज नहीं जाना है मुझे, बोले चलो आज निकल जाते हैं, हो आते हैं। तो वो चीजें मेरे को ऐसा लगे कि आप कोई भी पेशेंट्स के साथ हो, आप केयर टेकर हो, तो उसको उसका स्कैन कब कराना है कैसे कराना है ये सब चीजों में ज्यादा उनको इन्वॉल्व मत करो पेशेंट्स को। क्योंकि पेशेंट की साइकोलॉजी, पेशेंट मेंटली इसकी सब चीजें सोचता है, तो उसको मतलब इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती, दूसरे उसके ख्याल आते हैं, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। फिर वो फूड इंटेक भी कम लेता है ऐसे दिनों में। तो ज्यादातर जिस दिनों में हमें उनके मतलब फॉलोअप्स में उसके स्कैन्स के लिए जाना होता है, उस दिन के लिए उस टाइम में हमें उसको ज्यादा हैप्पी रखना पड़ता है पेशेंट्स को। ज्यादा मतलब उसको बाहर घुमाओ, अच्छा खाना खिलाओ। ये सब चीजें मैं धीरे धीरे मतलब जो 2 3 आइडियाज जो मेरे दिमाग में आते थे, मतलब हर एक चीज के लिए मैं कुछ ना कुछ उसके हल ढूंढता था, और चीजें वो काम भी करती थी। दूसरी चीज ये रहती है ना कि अगर आप इतना पेशेंट्स के लिए इतना ध्यान रखते हो ना, कि मतलब उसका उसको अच्छा खाना खिलाओ, प्रोटीन डाइट्स दो, उसको मेंटली फ्री मतलब पॉजिटिव रखो, तो वही चीज एक केयर टेकर के लिए या केयर गिवर के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे केस के अंदर, मेरे भाई केस के अंदर ये था कि वो मैं जो कुछ भी चीज उसको बोलता था वो सबके लिए रेडी होता था, कभी उसने कोई चीज के लिए डिनाई नहीं किया। बट कभी कभार ये भी होता है ना कि मतलब सब पेशेंट सब एक नहीं, एक से नहीं होते ना। कभी कोई डिनाइन करेगा, कभी रेडी नहीं होगा इस चीज के लिए। तो ऐसे टाइम पे होता क्या है कि पेशेंट्स को तो मतलब स्ट्रेस रहता है, बट उससे ज्यादा है केयर टेकर्स को, केयर गिवर को भी मतलब इतना स्ट्रेस रहता है। तो जितने भी अभी अपने कैंसर फाइटर्स है जिनके फैमिली में कैंसर है और केयर टेकर का भी जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करता है। Hold on. ये सुनते सुनते ऐसे लग रहा था कि कैंसर पूरे फैमिली को कितना इफेक्ट करता है, मतलब खाली पेशेंट नहीं बट इवन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, द नेबर्स ऑल्सो, है ना। हाँ पीयूष भाई, हम्म, आ जाओ अब। तो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है? शायद नेटवर्क थोड़ा हो। सा और। हाँ हाँ, 2 मिनट और वेट करते हैं। एज अ अरे, केयर कर खुद भी मतलब मेंटली स्ट्रांग, पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री रहो। साथ में आप अपने बॉडी का भी ख्याल रखो, आप अच्छा खाना खाओ। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि अगर ये चीज हो जाती है ना, तो आप उस गेम के लिए मतलब पेशेंस के साथ आप खुद बीमार हो जाओगे। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव, उसके लिए पॉजिटिव होने के लिए एक चीज तो ये है कि कैसे पॉजिटिव रहना। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बातें करो आप। जैसे अपना जैसा CSI ग्रुप है, कैंसर सर्वाइवल इंडिया ग्रुप है,
ऐसे मतलब बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप थे उस टाइम। मैंने भी सब सपोर्ट ग्रुप को मतलब देखा, उनमें कई लोगों से बात करा। बट आई फाउंड सम पॉजिटिव पीपल्स एवरीवेयर। मतलब उनसे बात करी, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव बातें, फिर क्या होता था कि वो जो पॉजिटिव बातें, जैसे मेरे एग्जांपल बताऊं, मैंने एक दिन, अभी शायद मेहुल भाई को याद है नहीं याद पता नहीं, मैंने मेहुल भाई के साथ मैंने 20-25 मिनट बात करा था। और वो बात मैंने मैंने टेरेस पे जाके बात करा था। और मेहुल भाई ने अपना पूरा स्टोरी मेरे को बताया था कि मैं स्टेज 4 सर्वाइवर हूँ। मेरे लाइफ में मतलब ट्रीटमेंट के दरमियान ये प्रॉब्लम्स हुई, ये करा। तो जब मेहुल भाई की जो स्टोरी थी ना, वो स्टोरी फिर मैंने जाके मेरे भाई को भी बताई। पहली चीज तो कभी कभार मैं भी मतलब स्ट्रेस में आ जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो ऐसे टाइम पे मतलब एज ए पॉजिटिव स्टोरी पढ़े, एज ए पॉजिटिव लोगों से बात करे। तो मेहुल भाई की स्टोरी जब मैंने मेरे भाई को बताई ना, तो उसके दिमाग में जो थोड़ा भी नेगेटिव थॉट्स थे वो निकल गए। वो सोचता था कि मतलब अगर एक बंदा स्टेज 4 कैंसर से बाहर निकल सकता है, तो मेरा तो मतलब काफी अच्छा है। मैं तो अभी स्टेज 2 हूँ, तो मैं तो श्योरली हो जाऊंगा अच्छा। तो ऐसी चीजें, पॉजिटिव चीजें बहुत काम आ जाती है ऐसे टाइम पे। और पॉजिटिव लोगों से मिलना, पॉजिटिव। दूसरी चीज क्या होती है कि मतलब आप इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे अगर आप आपका जो कैंसर का टाइप है, वो टाइप के कैंसर के ऊपर आप चीजों को जानकारी इकट्ठी करो आप। क्योंकि जैसे अगर स्टमक कैंसर है ना, तो जिसको ब्रेस्ट कैंसर है या फिर ब्रेन ट्यूमर है, उसको स्टमक कैंसर के बारे में इतना पता नहीं रहेगा। तो आप जिसको स्टमक कैंसर है, या फिर स्टमक कैंसर वाले ग्रुप ढूंढो, या फिर उससे कोई डॉक्टर के साथ बात करो। तो होता क्या है कि मतलब चीजों को आप पहले से आपको पता होती है कि मतलब ये चीज हो सकती है इस केस में। कभी कभार ये होता है कि एक्सपेक्टेड होता है कि ये अभी हमने आज ये ट्रीटमेंट करवाया तो उसका साइड इफेक्ट ये होने वाला है। तो अगर हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें जानकारी है, तो हम उस चीज से घबराएंगे नहीं। कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज, सीटी स्कैन के बाद मैंने देखा है कई सारे लोग, पेशेंट्स को राइगर के साथ फीवर आ जाता है। तो पहली बार जब अगर किसी को होता है ना, सीटी स्कैन करने के बाद घर पे आता है, थोड़ी देर के बाद फीवर आता है, ठंड लगती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मतलब वो फर्स्ट मतलब एक डर सा लगता है कि मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। बट ये अगर हमें जानकारी है, डॉक्टर ने हमें बताया है कि सीटी स्कैन के बाद मतलब 30-40% पेशेंट्स को ये होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके साथ चीजों की जानकारी होना चाहिए। तो आप जिस कैंसर के ऊपर फाइट कर रहे हो, आप केयर टेकर हो, तो पूरी जानकारी लो। और धीरे धीरे करके एक एक चीज को आप हैंडल करो, ताकि चीजें आपको मतलब, होता क्या है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ में कर लोगे ना, कि मतलब इसको तो ये हो रहा है, ट्रीटमेंट ये हो रहा है, डॉक्टर ने कल ये बोला है, अभी स्कैन के लिए जाना है, तो मल्टीपल चीजों को एक साथ में आप मत करो। एक एक चीज को पकड़ो और एक एक चीज को आप सॉल्व करो। पीयूष भाई, आप जैसे चीजें बता रहे हैं कि मतलब दिस इज लाइक मोर ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया। बट आप उस टाइम पे ऐसा क्या कर रहे थे जिससे आप अपना भी ख्याल रख रहे थे? आवाज आ रही है आपको? मैं अपने आप के ख्याल रखने के लिए, देखो मैं पॉजिटिव, मैं तो मुझे पता था कि मैं अगर अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखूंगा ना, मैं टाइम पे खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा वॉक नहीं करूंगा, थोड़ा एक्सरसाइज, मतलब अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जो करना होता है रूटीन में, मैं सब कुछ करता था। ऐसा नहीं था कि मतलब रूटीन लाइफ में, मतलब जब मेरे भाई का कैंसर नहीं था, उस टाइम मैं अ, अच्छा खाना खाता था, या फिर वॉक के लिए जाता, साइकिलिंग करता था। उस चीजों को मैंने छोड़ा नहीं, उस चीजों को मैंने कंटिन्यू रखा। बिल्कुल। बॉडी को एंड मतलब नॉर्मल। राइट। एंड मैं हमारे ऑडियंस में भी अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पोस्ट भी कर सकते हैं, और यू कैन रेज योर हैंड while Piyush Bhai is sharing his journey. तो पीयूष भाई, पर इसमें आपको ये बोल रही हूँ कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, अपने पास आधा घंटा है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक आप एक और आपके मेंबर वो भी इम्पैक्ट हुए, सो अगर आप उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। हाँ, और पीयूष भाई आप तो बीच में जरा थोड़ा आई थिंक वाईफाई का प्रॉब्लम था, इसलिए वो हाँ हाँ केयर गिवर्स ने क्या करना चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा मिस हो गया पार्ट। हाँ मतलब हाँ। वो बाकी भी अगर वो स्टोरी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब आप तो हाँ, अभी स्टोरी और भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ केयर गिवर्स के लिए तो
बेसिकली ये है कि उसको, मैंने वही बोला कि आप अपने आप को फिट रखो, स्ट्रेस को आप केयर गिवर्स अपने आप पे हावी मत होने दो। दूसरी चीज, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर को मतलब एज ए केयर गिवर आप डॉक्टर के पास पॉइंट्स बना के जाओ। पेशेंट्स के पास इतना मतलब वो फिजिकली इतना फिट नहीं होता, या मेंटली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता चीजों के लिए। तो केयर गिवर की एक एक जॉब होती है कि वो खाली मतलब एक फिजिकल सपोर्ट ना हो, लेकिन हर टाइप का सपोर्ट उसको होना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको जब कुछ एडवाइस करते हैं, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिखते हैं, तो उस सब चीजों के बारे में आप डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए, कोई भी केयर टेकर को। और इस चीज को आप ध्यान में रखो, अगर आपको याद नहीं रहती आप उसको नोट डाउन करो। और डॉक्टर के मतलब जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं, या फिर वो सपोर्ट सपोर्ट जो हॉस्पिटल्स के जो सपोर्टर्स होते हैं, मतलब जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह, अगर उनके नंबर्स अगर आप ले सकते हो, अगर वो देने के लिए रेडी है तो आप, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट उनके खुद के नंबर पेशेंट्स को नहीं देते, क्योंकि उन होते हैं, लेकिन उनके असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होते हैं, वो आपको नंबर देते हैं। तो उनके नंबर लो, उनसे अगर इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़े तो आप बात कर सकते हो। तो मैं ऐसा करता था अपने टाइम में, कभी भी कोई साइड इफेक्ट्स अगर वो बहुत वर्स हो जाती थी तो ऐसे टाइम में मैं उनको पूछ लेता था, तो काफी सारी हेल्प हो जाती थी मुझे। और वो उनके बोलने के हिसाब से कुछ मेडिकेशंस ला के देना, कुछ और ट्रीटमेंट रेमेडीज, होम रेमेडीज करना, इससे चीजें अच्छी नॉर्मल हो जाती थी। थिंक अल्पना जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अल्पना जी आप पूछिए। हाँ। हाय पीयूष भाई, कैसे हैं आप? बस अल्पना जी ठीक है, आप बताइए। मुझे ये पूछना था, जैसे आप केयर गिवर भी थे, पर आपको बाकी लोगों को भी सपोर्ट करना था। जैसे आपकी मदर, उनकी भी सेम सिचुएशन रही होगी। इनफैक्ट आपके ब्रदर की वाइफ जो सिस्टर इन लॉ है, उसकी भी सेम सिचुएशन रही थी, तो आपको सबको ही सपोर्ट करना पड़ा होगा। तो आप ही स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रहे होंगे उस टाइम पे अपनी फैमिली के। तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी। जी, ये क्वेश्चन आपका बड़ा मतलब, ये जो मैं सोचता था कि मतलब उस टाइम मैंने जो फेस किया, बहुत मतलब 3 साल हो गई उस बात। अभी मैंने आपने आपने जब मेरे को क्वेश्चन पूछा तब ये चीज अचानक से मेरे को रिकॉल हुई। अ, क्योंकि ऐसा था ना कि मम्मी पापा को ऑब्वियसली अगर बेटे को कैंसर होता है कि उनके दिमाग में डर रहता है। मतलब हर बार दिन में 10 बार मम्मी पापा मेरे को पूछते थे कि बेटा क्या है स्टेटस, अभी क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। फिर पापा कभी मेरे साथ मतलब कोई फाइनेंशियल चीजें भी डिस्कस करते थे, क्योंकि एक्सपेंस भी इतना हो रहा है कैसे। अनफॉर्चुनेटली हमारा मेडिक्लेम भी इतना बड़ा नहीं था। तो लेकिन एक चीज मैंने देखी थी पूरी जर्नी के अंदर, कि मेरी मेरी जो मदर है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। मतलब बोलूँ तो कभी कभार मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता या फिर स्ट्रेस में आ जाता, तो मम्मी को पता चल जाता था कि मतलब अभी इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो मम्मी इतनी स्ट्रांग मेरे को कभी बुला के बताती कि बेटा तू इतना कर रहा है तो ऑब्वियसली ये सब चीजें होगी तेरे साथ, लेकिन तू ही मतलब ये सब चीजें करता है तो तुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और मम्मी के मतलब ऐसे एक दो वर्ड से या फिर बातों से मैं फिर से पॉजिटिव हो जाता था। और जब मतलब, और हम क्या करते थे कि रोज रात को सब फैमिली मेंबर्स, मतलब कभी होता था कि नीलेश सो जाता था अंदर, रेस्ट करता था, तब उस टाइम हम ये करते थे कि जितने भी फैमिली मेंबर्स थे एक साथ में बैठते थे। फिर मतलब जैसे कुछ पठन करते थे, भगवत गीता या फिर रामायण का ऐसा कुछ करते थे। और वो करने के बाद 4-5 मिनट, 10 मिनट करने के बाद फिर दिन में जो कुछ भी प्रॉब्लम होते थे ट्रीटमेंट के लिए, दूसरे कुछ प्रॉब्लम, उसको डिस्कस करते थे। और मैं सबके साथ ये बोलता था कि मेरे साथ आज ये हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे करूं। तो फिर धीरे धीरे के ये हुआ कि मतलब एक पूरा फैमिली एक टीम बन गया है। मतलब राइट। फिर क्या हुआ कि सब एक दूसरे के पिलर बन गए। तो ये चीज हाँ, बहुत क्योंकि जरूरी कहीं है। ना कहीं आपको भी सपोर्ट की जरूरत रही होगी उस टाइम पे। हाँ, मुझे सपोर्ट की जरूरत रही थी, बट जब मैं मेरे फैमिली के साथ कुछ चीजें बताता था
तब वो मुझे सपोर्ट करते थे कि तू अकेला नहीं, हम सब साथ में, साथ मिलके हमें करना है। चाहे कभी मैं कोने में जाके कभी रो लेता था, कभी मैं, मुझे पता है मेरी मम्मी रो लेती थी, पापा रो लेते थे, मेरे सिस्टर इन लॉ रो लेती थी, लेकिन सब एक दूसरे को पॉजिटिव रखते थे। तो ये मैं सबको मतलब एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी के घर में अगर कैंसर है तो पूरा ग्रुप, मतलब पूरा फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, सब यूनाइटेड रहे, सब साथ में रहे, और पॉजिटिव होके चीजों के सामने फाइट करें। मुझे खुद को दूसरे को मतलब फैमिली मेंबर्स को पॉजिटिव रखना जरूरी लगता था, लेकिन वो सब मेरे सपोर्ट में थे, इसलिए चीजें आसान हो जाती थी मेरे लिए। एक टीम की तरह काम करना जरूरी होता है। हम्म। हाँ। और दूसरी चीज क्या थी पता है, मतलब पेशेंट को क्या चाहिए। अगर देखो ये चीज है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट के लिए, कैंसर फाइट में अंदर उसको मतलब बॉडी में खाना जरूरी है, खाना खाना चाहिए पेशेंट को। तो अगर कोई खाना नहीं खा पाता है तो आपको उसके सब्स्टिट्यूट भी ढूंढने पड़ते हैं। तो पहली चीज तो है ना, केयर टेकर को डिजीज के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। जब तक आप एडुकेट नहीं रहेंगे ना डिजीज के बारे में, तब तक आप केयर टेकर अच्छा नहीं बन पाओगे। आप चीजों को जानिए। अगर मुझे लगता है कि जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान को नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर उसको 1500 से 2000 कैलोरी चाहिए दिन के अंदर अपना रूटीन चलाने के लिए। अब मैं देखता था कि ट्रीटमेंट के दरमियान मेरे भाई को कैलोरी जाता था, हार्डली 200 कैलोरी जाता था। उसमें उसका वेट लॉस भी ड्रास्टिक होता था, उसको मतलब ट्रीटमेंट के लिए मेंटली फिजिकली रेडी करना भी डिफिकल्ट हो जाता था। तो एक टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट्स करके एक थेरापी आता है। उस चीज के बारे में सबको शायद इंफॉर्मेशन नहीं भी होती, बट मैंने कहीं से पढ़ा, डॉक्टर से पूछा, और उसका फायदा ये होता है ना कि अगर कोई पेशेंट ओरली या नेजल ट्यूब से इतना खाना नहीं ले सकता जितना कैलोरी चाहिए उसको, तो टीपीएन एक आईवी पेनेंटल फ्लूइड होता है। वो पूरा मतलब आपको दूध जैसा लगेगा, व्हाइट कलर का। तो उसको लगाना रहता है, आईवी लगाना होता है, और उससे उसके अंदर कैलोरी वाइज 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2500 कैलोरी, ऐसा अलग अलग वेरिएंट आता है उसमें। तो आप अगर उसको लगाओ तो पेशेंट को 1500 कैलोरी अगर मुंह से या नेजल कैविटी फीडिंग ट्यूब से कुछ नहीं जाता, फिर भी उसको मिल जाता है। तो अपने आप को एडुकेट रखो, चीजों को जानो, और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये मेरे भाई के ट्रीटमेंट के दरमियान इस चीजों से मुझे फायदा मिला था। वो खा नहीं पा रहा था, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के आगे फाइट करने के लिए वो फिजिकली ठीक रहता था। मेहुल भाई भी कुछ पूछना चाह रहे हो, मेहुल भाई? अनम्यूट। सॉरी, हाँ पीयूष भाई, एक क्वेश्चन था, मतलब आपको ऐसे क्यों लगता है कि ट्रीटमेंट, मतलब क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था? जैसे ट्रीटमेंट, या तो ट्रीटमेंट काम नहीं किया, क्या क्या अलग कर सकते थे अगर आप, इफ यू कैन गो बैक इन टाइम, क्यों नहीं चला ट्रीटमेंट? क्या कुछ मिसिंग था, ऐसे कुछ लग रहा आपको? नहीं, देखो पहली बार जब कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हुआ ना, तो पोस्ट ट्रीटमेंट जो स्कैन्स हुए, तो ही माय ब्रदर वाज फ्री ऑफ डिजीज। और 2 साल के बाद रिलैप्स हुआ। रिलैप्स होने के बाद मतलब डिजीज सो वाज सो एग्रेसिव कि मतलब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। मतलब मल्टीपल चीजें मतलब इन्वॉल्व होता है, कभी लीवर में दिखता था, कभी किडनी में दिखता था, कभी पेरिटोनियल कैविटी, कभी स्पाइन में दिखता था, और लास्ट में उसको ब्लड में भी दिखता। तो जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शन से सब करते थे, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली चीजें काम नहीं करती थी। अदरवाइज पहली बार तो बहुत अच्छी तरह से हो गया था, और ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद 2 साल तक ही वॉज एज नॉर्मल एज अर्लियर। हाँ वो, तो शायद कभी कभार, कुछ कभी चीजें कभार ये हाथ होता में। है कि अपना मतलब एक लक होता है, हम्म। डेस्टिनी होती है, तो उस हिसाब से होता है। अदरवाइज हमने कहीं पे भी मतलब, मुझे लगता है कि मतलब और वो भी मेंटली इतना स्ट्रांग था ना कि उसको ऐसा था दिमाग में कि कभी मुझे कुछ नहीं होगा।
अगर मैं अभी मैं स्टेज 4 में भी चला गया हूँ, मल्टीपल चीजें मतलब उस ही लेफ्ट ऑन 10th ऑफ नवंबर, और 8 नवंबर को मेरे साथ बैठ के वो स्टॉक मार्केट की बात करता था। मतलब अभी मुझे जॉब नहीं करना है, मतलब अभी मतलब अर्निंग के कुछ नए सोर्सेस हम क्रिएट करेंगे। मैं अहमदाबाद छोड़ के घर पे आ जाऊंगा, मैं तेरे साथ तेरी ऑफिस में बैठूंगा, तेरे बिजनेस को हम एक्सपांड करेंगे। मतलब ही वॉज सो पॉजिटिव। अगर 2 दिन के बाद जिसकी मतलब डेथ होनी है, उस टाइप का उसका बॉडी में डिटोरेशन भी था, बट एंड मेंटली वॉज सो स्ट्रॉन्ग। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता था ना कि उसका जो स्ट्रेंथ था ना, वो मेरे को, उसकी वजह से मैं ज्यादा स्ट्रांग रहता था। तो ये भी एक मतलब गॉड ग्रेस ऐसा था कि मतलब उसका जो, उसने लास्ट मोमेंट तक पॉजिटिविटी छोड़ी नहीं थी, होप नहीं छोड़ा था। और जिस दिन मुझे मुझे मतलब वो स्टॉक मार्केट की बातें डिस्कस कर रहा था मेरे साथ, उसके 3 घंटे बाद मतलब उसको बॉडी में मतलब ऐसे कुछ चेंजेस आए कि ही लॉस्ट हिज मेमोरी। 3 घंटे बाद मुझे मुझे खुद को पहचानना भूल गया वो। हम्म। और उसके 36 घंटे बाद ही लेफ्ट। तो चीजें मतलब मतलब पूरी जर्नी के दरमियान कभी खुशी, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आए, मतलब कभी कभार ये भी होता था कि जब सेकंड टाइम जब रिलैप्स हुआ ना, तो आई वेंट फॉर द रिपोर्ट। तो मैंने रिपोर्ट देखा ना, तो मल्टीपल जगह पे मेटास्टेसिस था। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू गो बैक टू द होम, मतलब घर कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। फिर मैं घर पे गया तो आ, वो बैठा था, कुछ स्नैक्स खा रहा था उस टाइम। तो उसने बोला रिपोर्ट आ गया, मैंने बोला हाँ आ गया। बोला कैसा है, मैंने बोला ठीक है, थोड़ा बहुत मेटास्टेसिस है लेकिन चीजें हो जाएंगी। बोला ठीक है। उसने मतलब रिपोर्ट्स को हाथ में लेने की भी बताया नहीं, मतलब नहीं चाहिए, तूने बोला ठीक है चलो। दूसरे दिन मतलब मैं अकेला गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मतलब सारी चीजें मुझे समझा दी कि मतलब स्टेज 4 है, अभी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, बट फिर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कुछ करते हैं, मतलब कीमोथेरापीज वगैरह। दूसरे दिन पर तीसरे दिन फिर मैं मेरे भाई के साथ डॉक्टर के साथ गया। तो मेरे भाई ने बोला आप लगा लो जो कुछ भी करना है। तो अब सोचो मतलब डॉक्टर मतलब 2 डॉक्टर की टीम थी, दोनों डॉक्टर मेरे को मतलब अकेले में तो ऐसा बोला था कि ये करने से फायदा नहीं होगा हमें। हम्म। बट फिर भी हमने ट्रीटमेंट करा, 2 साइकिल 3 साइकिल के बाद फिर से स्कैन करवाया, तो एवरीथिंग वॉज रिजॉल्व, कुछ नहीं था फिर। और उस टाइम मुझे लगा कि मतलब अगर फिर से हम बाहर निकल जाएंगे। और चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मल आई इन बिटवीन। मतलब ऐसा ऐसा टाइम आ गया था ना कि मतलब उसको व्हील चेयर पे ले जाना पड़ता था। ही वॉज नॉट एबल टू गो टू द वॉशरूम विदाउट सपोर्ट। बट ये ट्रीटमेंट कीमोथेरापी की वजह से वो 1 2 महीने 3 महीने के बाद वो नॉर्मल हो गया। उस टाइम मेरा खुद का बर्थडे आने वाला था, 2 दिन पहले, 2 दिन के बाद। तो इस बंदे को खुद को खड़ा होके वॉशरूम जाने की मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी बॉडी में। उसने, मुझे पता ही नहीं था, उसने एक रेस्टोरेंट में मतलब डिनर पूरे फैमिली के टेबल बुक करवा दिए थे सब। और बोला कि आज तेरा बर्थडे, शाम को हम बाहर खाएंगे। मैंने बोला तू आ नहीं पाएगा यार, कैसे, मतलब घर पे ही, मतलब ऐसा है तो घर पे कुछ कर लेते। नहीं मतलब ऑलरेडी मैंने बुक कर दिया है। गए हम लोग वहां पे। फिर वो उसने सब अरेंज कर दिया, केक काटा, खाना खाया। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर एक स्टेज 4 पेशेंट जो व्हीलचेयर में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वो खुद अपने बुफेट से मतलब अपने खुद प्लेट लेके उठाता है, अपने मनपसंद चीजें को खाना खाता है। और वो मतलब ही वॉज नॉट एबल टू ईट, मतलब 2 और 3 बाइट नहीं खाता था। उस दिन उसने पूरा प्लेट भर के खाना खाया। वो एक मतलब बॉन्डिंग था मेरे लिए, प्यार था मेरे लिए। हम्म। तो वो चीज कर पाया मैं। ठीक है। तो उस दिन मुझे लगा कि अगर बीमारी के अंदर भी इंसान अगर अपने भाई की खुशी के लिए इतना कर पाता है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है, और ये शायद डेस्टिनी थी। आप लोगों ने आई थिंक सब कुछ किया, सब कुछ ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो चीज कहते हैं ना हमारे हाथ में नहीं होती, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट निहार कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ निहार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं इनके भाई के बारे में बोलना चाहूंगा। जब उनको रिलैप्स, क्योंकि मैं उनको जानता था फोन थ्रू, और पीयूष भाई से तो सालों से फ्रेंडशिप है।
तो इनके भाई इतने पॉजिटिव थे कि रिलैप्स हुआ है। एंड उन्होंने कुछ बोला कि भाई इनके पास एक कांटेक्ट है, ये आपको कुछ बिजनेस का से बता सकते हैं करके। तो ही कॉल्ड मी अप एंड पीयूष भाई ने बोला था कि रिलैप्स हुआ है करके। तो मैंने उनसे बात की करके, तो मुझे लगा ही नहीं कि वो रिलैप्स हुआ है करके। ही वॉज सो पॉजिटिव कि भाई निहार भाई मुझे ये बिजनेस करना है करके, मैं नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो आई वाज लाइक कि ये बंदे को ये हुआ है एंड ही इज लाइक लाइक बिजनेस के बारे में सोच रहा है, सो पॉजिटिव। तो मुझे तब उनका स्ट्रेंथ पता चला। और आज जब डिटेल में पूरा कहानी सुनी एंड द होल फैमिली, लाइक उनके फैमिली को भी मैं मिला हूँ करके, तो आई रियली फील के बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। एंड इट्स लाइक यू आर वेरी लकी एंड यू डिड लाइक वॉट एवर यू कुड डू। तो मेरी तरफ से लव एंड प्रार्थना है। थैंक यू। अरविंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, यस, आप अनम्यूट करिए और बोलिए। हाय एवरीवन। मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अभी मुझे रिसेंटली डायग्नोस हुआ है कोलेंजियोकार्सिनोमा, जो हेपेटिक आर्टरी तक जा चुका है। तो और मुझे 2011 में डायग्नोस हुआ था क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, कैल्सिफिक क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। ट्रीटमेंट हुआ था, तो वहाँ से स्टोन रिमूव हुआ था और स्टेंट भी पड़े थे पैंक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी में। तो 2019 तक तो ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे जो डायग्नोस हुआ है, लीवर से प्रोक्सिमल बॉडी से लेकर हिपैटिक आर्टरी तक, लीवर तक का फैला हुआ है। अभी बायोप्सी नहीं हो पा रही मेरी। एक्चुअली मुझे पोर्टल वेन थ्रोम्बोस भी हो गया है। पोर्टल वेन जो होती है उसमें थक्के जम गए हैं, उसकी वजह से कुछ कोलेट्रल्स खुल गए हैं, और जो मांस है, टिश्यू है, वो कोलेट्रल को कवर किया हुआ है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर वहां से हम टिश्यू लेते हैं तो कोलेट्रल डैमेज होने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अरविंद जी, तो मैं अरविंद जी, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम डॉक्टर्स। ये एक कैर गिवर की स्टोरी है, तो आप यहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपना थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि मैं अभी क्या एक काम समझ कर पा रहा सकते हैं हूँ ना हम चीजें, लोग। उसके बाद मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पे ही आ रहा था। हाँ, पीयूष भाई से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ये है। पूछिए। आपका हाँ अगर कुछ है तो वी कैन टेक अ डिफरेंट सेशन। हाँ, नहीं नहीं, मैं डोंट नहीं, मैं माइंड। क्वेश्चन पे ही आ रहा था बस। थोड़ा सा मैं देना चाह रहा था कि मैं भी सब कुछ क्या कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मुझे थोड़ा सा फियर हो रहा था कि बायोप्सी के बाद चीजें स्प्रेड होती हैं, वो तेजी से फैलती हैं, और इसको लेके मैं जब एडमिट था तो फर्स्ट टाइम मैं वहां से बायोप्सी के लिए जब बोला, मैं डिस्चार्ज ले लिया। सिर्फ इस वजह से डिस्चार्ज ले लिया कि बायोप्सी के बाद वो स्प्रेड होती हैं। बट लोगों से, आप जैसे लोगों से बातचीत हुई तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था, अगर कोई जैसे पीयूष भाई हैं, अभी बताया कि इनके ब्रदर के साथ जो मिस हैपनिंग हुई है, तो और कीमोथेरेपी को लेके थोड़ा सा मेरे मन में डाउट था कि उसके साइड इफेक्ट इफेक्ट को लेके। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ आप लोगों से। तो यही मैं जानना चाह रहा था, कीमोथेरेपी और इसके बायोप्सी के बाद क्या चीजें स्प्रेड होती हैं क्या, या सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं क्या, ऐसा कुछ। ये जो कि नहीं आई क्वेश्चन है। थिंक, हाँ, अगर अरविंद आप। जी, हाँ, ऐसा ऐसा देखो, पहली चीज तो कैंसर में बायोप्सी के सिवा कुछ नहीं डिसाइड नहीं हो सकता। मतलब अनटिल अनलेस बायोप्सी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो बायोप्सी तो करवानी ही करवानी है। अब उसमें रिस्क फैक्टर क्या है तो वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कैसे करना है। बट ये है कि बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, दैट्स मिथ। वो एक सच्ची बात नहीं है। लोग उसको मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड नहीं होता। और कीमोथेरापी से कैंसर सेल मरते हैं, कि कीमोथेरापी से कैंसर बढ़ता नहीं। बस ये दो जो चीजें मेरे पास जानकारी, मैं आपको बताता हूँ। अगर इन डिटेल, अगर पर्सनल आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर भी मैं आपको दूंगा, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मैं किसी डॉक्टर से भी कनेक्ट करा सकता हूँ। जी, और एक अरविंद जी, क्वेश्चन और था। और एक बात बताता हूँ जी, आपको कि स्टिक। यहाँ पे, यहाँ ये जो आप सुनते हैं ना बातें, ये गलत लोगों की बातें हैं। मैं स्टेज 4 सर्वाइवर है, यहाँ पे काफी, ये ग्रुप में काफी लोग
हमने बायोप्सी कराई है, हमने कीमो कराया है, हमने रेडिएशन कराया, आज हमको देख के आपको लगता है क्या कुछ? नहीं। तो ऐसी बातें मत सुनो, आप खुद ही सोचो। मतलब ये बोलने वाले भी कहाँ कहाँ क्या उनको पता है? कैंसर का स्पेलिंग पूछोगे तो पता नहीं होगा। तो डोंट गो इनटू दिस। प्रॉपर डॉक्टर्स पे भरोसा करो। और और कैंसर ऑफ कोर्स जैसे पीयूष भाई ने बताया, लक की बात है, लेकिन जितना हाथ में है, उसको मत गंवा लो आप ऐसे गलत चीजों से। हाँ, और ग्रुप अगर में बिल्कुल आप ये नहीं है तो ज्वाइन करो, ग्रुप में क्वेश्चन डालो। वी हैव डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स जो आपको गाइडेंस करेंगे आपको उसमें। बिल्कुल। और नहीं, आप हर लोगों किसी से का बात करके कैंसर थोड़ा अलग। मोटिवेशन भी मिलता है बिल्कुल। कि नई नहीं नहीं, चीजें बिल्कुल जो आप कर हमारे यहाँ करिए। हाँ, ये सपोर्ट अरविंद जी, और ग्रुप है, सब। हमका ग्रुप है। वी आर ऑलवेज विथ यू। राइट राइट, और सबका कैंसर अलग है अरविंद जी। आप अगर किसी का कुछ बिगड़ा, कुछ सही नहीं हुआ, या वापस हो गया, या वापस आने के बाद ट्रीट नहीं हुए, किसी से भी आप अपने आप को कंपेयर मत करिए। आपका कैंसर आपका बहुत अलग है, आपके डॉक्टर्स को उसकी सबसे ज्यादा जानकारी है। और इस दुनिया में तो देखिए, कोई किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता है। हमारा काम तो ये होता है कि जैसे हमारे डॉक्टर हमें बताएं, उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट लें। इमोशनल सपोर्ट के लिए एक ग्रुप जरूर है। हाँ, अगर आप अपनी कुछ क्वेरीज पोस्ट करते हैं तो आपको जरूर ग्रुप में लोग जो जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे वो शेयर करेंगे। और किसी से आप जुड़ना चाहे तो आप, हमारे एडमिन है मेहुल, पीयूष, किसी से भी मुझसे आप कनेक्ट करिए। हम लोग आपको उससे कनेक्ट भी करवा देंगे अगर किसी का सिमिलर केस है, आप उनसे जुड़ना चाहें तो। ये इस पूरे ग्रुप का कोर एम ही यही है कि हम कैसे एक दूसरे को हेल्प करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, उनको जानकारी दें, उनको एम्पावर करें इस चीज से निकलने के लिए। और अच्छा, पीयूष हाँ, भाई के क्योंकि लिए अभी मेरे पास ज्यादा एक सा। क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। पीयूष भाई, हैट्स ऑफ टू यू एंड आपके फैमिली को। एंड मुझे आंख में पानी आ गया एक्चुअली आपकी स्टोरी सुनते सुनते। मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लिसनर्स की, काउंसलिंग के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब ऐसे केयर गिवर के लिए स्पेशली? क्योंकि आई सीन, मेरी वाइफ भी केयर गिवर रही है, शी इज बीन थ्रू अ लॉट। तो केयर गिवर्स खुद का इमोशन दिखा नहीं सकते, अंदर 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 ही रखते हैं। क्योंकि दे डोंट वांट अदर्स टू, बट मतलब बर्डन नहीं लगना चाहिए किसी और को, ऐसे मेरा ख्याल है। तो आप क्या मतलब काउंसलिंग पे कोई टिप्स, या हाउ टू ब्रेन के लिए क्या करें, अगर कुछ बताए तो अच्छा है। नहीं, उस टाइम एक चीज है, मतलब अपने आप को, फैमिली में कैंसर है ऐसे माहौल में से आप थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। ऐसा इजी नहीं है निकलना। जैसे मेरे भाई को कैंसर है, या फिर मतलब किसी को फैमिली मेंबर में कैंसर है, तो वो चीज 24 घंटे दिमाग से निकलती नहीं। बट उस चीज से थोड़ा बाहर निकलो। कभी कभार आप अपने मतलब फ्रेंड से बातें करो। फैमिली जैसे होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि मतलब एक बार फैमिली में कैंसर आ जाए ना, तो मतलब सारी चीजें बंद हो जाती है। ना बाहर घूमना, ना खाना, ना पीना, कुछ नहीं, सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा मत करो। आप सबको इकट्ठा करो, फैमिली को लेके, मतलब आप टाइमली, मतलब जहाँ जैसे अगर पिकनिक पे जाते हो, कि होटल में कुछ खाना खाने जाते हो, बाहर जाते हो, उस चीज को नॉर्मल करते रहो, ताकि चीजें नॉर्मल रहे आपके साथ में। चीजों को सीरियस जितनी बनाओगे ना, उतनी चीजें ज्यादा सीरियस होगी। तो अगर आपका फैमिली नॉर्मल रहेगा, आपके साथ में जो फाइटर है वो नॉर्मल रहेगा, तो धीरे धीरे केयर टेकर भी नॉर्मल ही रहेगा। तो चीजों को सीरियस मत बनाने दो, नॉर्मल रहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आप प्रभु में, मतलब ईश्वर में बहुत इतना मतलब ट्रस्ट करो, विश्वास रखो ना, वो चीजों को आसान बना देता है। मुझे मुझे बहुत फायदा हुआ इन सब चीजों से। मतलब मैं कभी कभार तो ये लगता था ना कि मतलब मैं आंखें बंद करके बैठता था मैं, और भगवान को याद करता था, तो चीजें अपने आप हो जाती थी। तो एक स्पिरिचुअल पावर तो रहता ही है इसका चीजों के अंदर। तो वो एक पावर है जो हमें पॉजिटिव बना सकता है। काउंसलिंग, डॉक्टर को मिलना, दोस्तों से मिलना, बट भगवान का सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है, तो चीजें और आसान हो जाती है। तो जो कोई भी, मतलब जिनको भी मानते हो, अगर मतलब चर्च जाते हो, गुरुद्वार जाते हो, मंदिर जाते हो, कहीं भी जाते हो, उनके ऊपर ज्यादा आप भरोसा करो, उनको प्रे करो, चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। ब्यूटीफुल, आई थिंक हम लोग एग्री करते हैं, क्योंकि एक टाइम आता है जहाँ पे कुछ भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सब साथ छोड़ देता है। एंड फाइनली ये चीज है जहाँ से एक हमें एनर्जी मिलती है उन चीजों से डील करने की। विकास जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विकास जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। विकास जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी। हाँ।
पीयूष भाई, सबसे पहले तो थैंक यू आपको। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। मैं भी आपको 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ कुछ भी सजेशन गाइडेंस के लिए। तो थैंक यू फॉर दैट। तो क्वेश्चन मेरा भी थोड़ा मेहुल जी ने जो पूछा उसी पैटर्न का है कि एज अ केयर गिवर जो एनजाइटी और ये हो जाती है, और कई बार हमको कुछ हेल्थ इश्यूज इस टाइप से होने लगते हैं, आईबीएस और इस टाइप की चीजें, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका मेन रीजन यही है। तो मतलब वो फिर इग्नोर करना पड़ता है। तो कई बार समझ में नहीं आता है कि हम भी हेल्थ के उसमें फिर क्या करें। मतलब ज्यादा डीप में जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होने लगती है, कितनी दवाइयाँ मतलब अपनी भी स्टार्ट हो जाती है टाइप से। मतलब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज पे कि ये जो फियर और ये सारी चीजें रहती है ना, वो बहुत परेशान कर देती है। और अपने को उसके सामने फियर भी नहीं शेयर करना है, ये और इससे बड़ी परेशानी हो जाती है। बस वही आपका जो क्वेश्चन है ना, और वो क्वेश्चन। इसमें 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 क्या है, जैसे सपोज मैं मेरे केस की बात करूं तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, पर जैसे हस्बैंड वाइफ में तो सारी चीजें शेयर करते हैं। अब ये सिचुएशन हो जाती है क्योंकि जैसे वाइफ को है तो कुछ चीजें आपको रोकनी पड़ती है। हर चीज शेयर नहीं कर सकते हैं। पेन समझ देखा नहीं जाता है जब कभी उस टाइप की सिचुएशंस हो जाती है कि कोई बेड पे आने लगा है, वो सब तो, या जितने पेन है वो अपन कुछ भी नहीं कर पाते कभी कभी। तो बस डॉक्टर्स दे रहे हैं, सपोज अब अल्ट्रासाउंड भी दे दिया, ये भी दे दिया, रोटीन मतलब इतनी सारी सब पेन किलर पैच भी लगा दिया। तो ऐसा लगने लगता है कि अब हेल्पलेस क्या करें वैसे सिचुएशन में। कई बार डॉक्टर्स तक भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वैसे भी कैसे मतलब सब चीजें मैनेज कर, आपने भी इतना किया तो क्या उसके लिए क्या मंत्र है? बस वही जो, जब देखो जब कोई दवाई काम नहीं करती ना, टैबलेट्स, पेन किलर्स, मॉर्फिन तक काम नहीं करता ना, पेन इतना रहता है, मुझे पता है। ऐसे टाइम में हम भी मतलब दुखी होते हैं कि मतलब इतना पेन, मतलब अपने फैमिली मेंबर को, लव्ड वन को है। तो एक ही मंत्र रहता है उसी टाइम में, मतलब आप भगवान से प्रार्थना करो कि मतलब पेन मिनिमम कैसे हो। मतलब आप जितना भी आप ट्रस्ट भगवान में बढ़ाओगे ना, उतनी चीजें आसान हो जाएगी। मतलब आपको एक अंदर से एक पावर मिलेगा इस चीजों को मतलब देखने का। उस चीज को आप धीरे धीरे करके कर पाओगे। अदरवाइज जितना भी आप टेंशन लोगे ना, अरे ये तो इसको बहुत पेन हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ, वो चीजें कभी अपने आप बंद होने वाली है, होगी नहीं। पावर एक ईश्वर में है, उसके अंदर आप श्रद्धा रखो, प्रे करो, दिन में 2 बार 3 बार प्रे करो, चीजें अपने आप आसान हो जाती है। ओके, राइट। मेहुल भाई भी सबको यही बोलते रहते हैं ना कि अब तो नाव है, क्या बोलते हैं, समुद्र में, अब भगवान इसको पार लगाए या डुबोए उनके हाथ में, कुछ तो बोलते हैं। हाँ तो नहीं, जब मैं भी दवाई दवाई काम नहीं आती तो दुआएं काम आती है। मतलब हाँ हाँ। वो और आता है, ऐसा नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, वो चीजें भी काम आ जाती है कभी कभी। तो आप बहुत नहीं, मतलब ट्रस्ट रखो और प्रेयर्स करो, मतलब दिन में 2 बार एक अंदर हार्ट से प्रे करो, तो दवाई से भी ज्यादा काम आ जाएगी वो चीजें। डॉक्टर भी तो ओके। लास्ट में यही कहते हैं ना, डॉक्टर भी तो कभी यही कहते हैं कि अब हमने जो करना था कर लिया, आप ईश्वर से प्रे करें। तो खुद के लिए भी हम लोगों को एक पावर जो कह रहे हो आपको मिलती ही है। मतलब हमारा एक विश्वास भी बढ़ता है, और अगर चीजें नहीं भी बेटर होती तो हम लोगों को उनसे डील करने की भी एक शक्ति आती है कि उसको कैसे डील करें, एक्सेप्टेंस कैसे हो हर चीज को लेके। और आई थिंक हम लोग ऑन टाइम ही है, लेकिन उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो मेरा है, और उसके अलावा भी अगर पीयूष भाई आप कुछ ऐड करना चाहें। इस पूरे दौरान में आपको कहाँ कब ये लगा कि आपको अपनी अपनी फैमिली में जो भी चीजें देखी, अब आपको एक स्टेप बढ़ के लोगों के लिए कुछ करना है? हाँ, मैं जब मतलब हॉस्पिटल्स हम जाते थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और पेशेंट के साथ, हर एक के साथ अलग अलग चैलेंजेस रहती है। मतलब एक बार मतलब देखता था तो कोई पेशेंट था, वो उसकी बेटी थी साथ में, और रेडिएशन के लिए बैठे हुए थे। और उनका रेडिएशन में क्या होता है कि जैसे वो, जैसे नंबर बार मतलब अपॉइंटमेंट के हिसाब से उनको पेशेंट को अंदर लेते हैं। तो वो बेटी थी ना, वो रिक्वेस्ट कर रही थी, वो मतलब काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट को, कि हमको जरा जल्दी ले लो, ये प्रॉब्लम है पापा को ये। फिर मैंने वो बेटी को बुला के बोला, बेटा क्या है प्रॉब्लम, क्या है तेरे साथ? बोले अंकल, पापा रिक्शा चलाते हैं,
और इनको रेडिएशन करना है। अगर प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, फिर उनको रिक्शा चलाने में टाइम कम मिलता है, और फिर पैसेंजर नहीं मिलते, तो इनकम का भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। अभी पैसे भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, और वहाँ पे सामने इनकम भी नहीं होती, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की चीजें हमने देखी, बहुत सारे चैलेंज, मतलब विद गॉड ग्रेस हम सबके साथ अच्छा था कि मतलब हम फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब डिजीज के साथ में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम। तो ऐसे लोगों के प्रॉब्लम्स देखने के बाद मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए जो कैंसर सफरर है उनके लिए। जो कुछ भी मतलब अगर हम कुछ बातें करें किसी से, अपने एक दो अच्छे पॉजिटिव वर्ड से, अगर उसका कुछ दर्द कोई लेवल पे हम कम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब प्रॉब्लम्स देख के, दुख देख के मुझे लगा, तो मैंने सीएसआई में थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन चालू किया। फिर एक मुझे क्लैप्स का आइडिया है जिसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके चीजें मतलब होने लगी। अब इतना बड़ा ग्रुप तो नहीं बन गया अपना, लेकिन आई वॉज जस्ट काउंटिंग यस्टरडे, तो इस साल हमने कुछ करीबन 2.5 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। मतलब 10 लोगों के या 15, 10-12 लोगों को 25,000 तक का सपोर्ट करा है। और उनके लिए बोलना है कि ये 25,000 का सपोर्ट इट्स बहुत बड़ी अमाउंट है अपने लिए। तो मेरे अपने जो खुद के प्रॉब्लम्स है ना, खुद के प्रॉब्लम्स तो रहेंगे अपने साथ, अपने एवरीवन इज विद प्रॉब्लम। अगर हम अपना प्रॉब्लम लेके बैठ जाएंगे और किसी का नहीं सोचेंगे ना, तो लाइफ मतलब दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा प्रॉब्लम तो है ही है। हमारा प्रॉब्लम तो अपने आप खोलता ही जा रहा है। अपने इतना बड़ा सपोर्ट ग्रुप है, अपने इतने अच्छे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, चीजें होती है तो हमें दूसरे को भी हेल्प हेल्प करनी चाहिए। तो वो ख्याल से मैं करता जा रहा हूँ। और आज ऐसा है कि एवरेज एवरीडे कम से कम 5 लोगों के फोन कॉल्स या रिपोर्ट्स मुझको पर्सनली आते हैं। जहां पे मैं रहता हूँ उस एरिया से, बाहर से, सीएसआई से, कहीं ना कहीं से। और जो लेवल से अगर मैं हेल्प कर पाता हूँ तो हेल्प होती है। और उससे मेरे को मतलब एक इनर हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसके बाद में न जाने पता नहीं, मतलब मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, ये एक एक अलग चीज बता रहा हूँ मैं, कि मैं फार्मा फील्ड में काम करता हूँ। बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गया है यहाँ पे, बिजनेस करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। और मैं जो 100% एफर्ट्स लगाते हैं, मैं अपार्ट फ्रॉम मतलब अपना जो ये कैंसर सपोर्ट ग्रुप एक मेरा पैशन है, उसके लिए मैं 80% टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे बिजनेस के लिए 20% टाइम स्पेंड करता हूँ। बट आप सोचो, मेरा बिजनेस लास्ट 4 साल में इट हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग। मैं सोचता हूँ ये कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और वो मेरे को स्ट्रेंथ दे रहा है कि अभी तू और कुछ, और दूसरा कुछ कर लोगों के लिए। और वो दिन ब आपके दिन लिए होता सिग्नल है। आपके तो लिए सिग्नल है कि जो आप कर रहे हो उसको और आगे बहुत अच्छे से करिए। लोगों है। की दुआएं और ब्लेसिंग्स तो मिलती है इसमें। राइट मेरा राइट ऐसे मेरा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं, अपने आप होता रहता है। जैसे अभी नियार भाई ने कमेंट किया कि ये सब लोगों की दुआएं आपको आ रही है। हो सकता है जो कुछ भी है, लेकिन मेरे को दिखता है वो चीज। और मोस्टली तो सब जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले मदर को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। बट वो मम्मी ने भाई का जो फाइट देखा था ना, बहुत सारे प्रॉब्लम से, तो मम्मी पहले से, पहले दिन से पॉजिटिव थी कि मैं कर लूंगी। एट द एज ऑफ 71 शी फॉट लाइक अ वॉरियर। और अ, चीजें हो गई, 7-8 महीने फाइट किया, सब सर्जरी हुआ, कीमोथेरापी, रेडिएशन, सब कुछ हो गया। बट आज ठीक है, विद गॉड ग्रेस इज ओके, फाइन। आज ही बोली मैं आज टेम्पल जाऊंगी खुद। वो टेम्पल भी गई है। अपना खुद का काम, अपना जैसे पहले एक माँ एक बेटे का ख्याल रखती थी ना, वैसा ही ख्याल उसने फिर से रखना चालू कर दिया। तो ये बस ईश्वर के आशीर्वाद है, और कुछ नहीं। उनका आशीर्वाद है। और हम लोग शायद ग्रुप में यही हम लोगों का मोटिव है कि जितने भी लोग जुड़े हैं, और मतलब आज अगेन इस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज करेंगे कि जो भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे आज के सेशन को, अगेन हम लोग अपील करेंगे कि आप में से कोई भी हम लोगों को किसी भी तरह से प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अस फाइनेंशियली करिए। और डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड में हैं अगर वो सुन रहे हैं, दूसरे सर्वाइवर्स जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, केयर गिवर्स, और आपको लगता है किसी भी वे में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं,
प्लीज डू सपोर्ट अस। तो हमें पता नहीं कि हमारा एक छोटी सी भी चीज कहाँ किसकी लाइफ बचा ले और किसको क्या दे जाए, हमें पता नहीं। और जो आज आपने पीयूष भाई शेयर किया है, पता नहीं कितने लोगों को इससे भी फायदा होगा, जब इससे वो मोटिवेट होंगे, आपकी जो स्टोरी सुनेंगे कैसे आपने, क्योंकि नेगेटिव परेशानियां ये तो जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन कैसे हम उसको चैनलाइज करते हैं अच्छे चीज के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या एंड आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड लाइक हैट्स ऑफ टू पीयूष भाई कि वो नॉर्मली क्या होता है कि एक बार कैंसर चला जाता है लोग अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, निकल जाते हैं जिंदगी में आगे। बट पीयूष भाई डिसाइड टू स्टे विद अस एंड यू नो टू मतलब वो दिल से जो उनको कनेक्शन है टू पेशेंट्स एंड ऑल। हैट्स ऑफ पीयूष भाई, आपके जैसे लोग बहुत कम है। एंड अगेन आई वुड ऑल्सो लाइक टू आगे ये वीडियो सुनेंगे और उनको अगर पीयूष भाई से कोई क्वेश्चंस है तो वो जो पोस्ट है ग्रुप में उसमें क्वेश्चंस आप टाइप करके डाल दीजिए। पीयूष भाई डेफिनेटली वेन एवर ही फाइंड्स टाइम ही विल रिप्लाई बैक टू यू। सो पीयूष भाई इज गुड एट दैट। हम्म, थैंक यू पीयूष अरे भाई। नहीं, हाँ विराट जी आप ही। अंजलि जी कुछ पूछना चाहती है। अंजलि जी प्लीज गो अहेड। अब वो कब से वेट कर रहे हैं पेशेंटली, आप कुछ बोले नहीं, आपकी तो मधुर आवाज सुनने के लिए हम बैठे हैं यहाँ कब से। Hello everyone. हेलो। A big hug from my side. पीयूष जी, heads off to you. मैंने थैंक यू दो बार इनको कांटेक्ट किया। आई हैव नॉट सीन हिम पर्सनली। मैंने आप लोगों को सबको मिली नहीं हूँ पर्सनली, बट वी आर कनेक्टेड एवरी टाइम। मैंने एक बार उनको कॉल किया था, मेहुल जी को भी मैसेज किया था। मेरा एक पेशेंट था, उसको जरा हेल्प चाहिए था। ही सेड डोंट वरी, मेहुल जी ने भी बोल दिया था डोंट वरी, तो भी मैंने इनको कांटेक्ट पहला करती हूँ मैं। आई वॉज ट्रैवलिंग, देन ही सेड नो वरीज, आप खाली नंबर भेज दो, मैं बात कर लूंगा। मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने तुरंत पेशेंट को फोन किया, डोंट वरी इनका फोन आएगा तो आप बात कर लेना करके। एंड डू यू बिलीव, जहां जहां मैंने हेल्प के लिए मांगा, सबने उनके पास सैलरी सर्टिफिकेट मांगा, आधार कार्ड, आई डोंट नो सो मेनी पेपर्स। लेकिन वो उस टाइम पे क्या होता है, व्हेन द पेशेंट, बच्चा अंदर है, जो भी पेशेंट है, वो टाइम पे उनका मेंटल स्थिति इतना खराब होता है ना, दे डोंट नो वेयर टू रन, यू नो। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा हो जाएगा, एंड दे आर सो हैप्पी। अभी आपको वीडियो बना के भी भेजने वाले हैं, जो भी है जिसको भी इन्होंने हेल्प किया इन आपके ग्रुप के थ्रू। एंड रियली आई एडमायर ऑल द टाइम। मैंने दो बार कॉल किया, दोनों टाइम उन्होंने हाँ बोल दिया। एंड आई ऑलवेज कनेक्टेड विथ हिम, पूछती हूँ, मम्मी की तबीयत कैसी है। वेन एवर आई गो टू गुजरात, गुजरात वाले को पूछती हूँ आप लोग किधर है। अभी अहमदाबाद गई थी, एक और कोई था मेरा, तो बोला अंजलि मैं यहाँ नहीं हूँ। बिकॉज वेन एवर आई गो टू एनी स्टेट्स नो, और मुझे पता चलता है मेरे ग्रुप का है, आई गो एंड मीट देम, कि मैं पर्सनली मिलूं, whether is a caretaker or whether is a survivor, whoever it may be। ये मेरा ड्यूटी होता है ऑल ओवर इंडिया, नॉट इन अब्रोड। मेहुल जी, मेहुल जी नॉट इन अब्रोड। मैं वही सोच रही थी कि रोल भाई तो सोच रहे होंगे व्हेन यू आर कमिंग टू यूएस। वैसे आप बैंगलोर भी आ सकते हैं, हम लोग भी हैं यहाँ। नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो टेक बट अपने इंडिया में जो भी है, जो भी स्टेट में मैं जाती हूँ, मीनाक्षी जी थी, उनको भी आपने बहुत हेल्प किया। आई हेड्स ऑफ टू दिस ग्रुप ऑल्सो। मेहुल जी, पीयूष चौहान जी, जरूर मिलूंगी हिम्मतनगर, हिम्मतनगर आऊंगी तो। इवन श्योर निहार श्योर। जी को भी मैं मैसेज करती हूँ कभी कभी, यू नो ना, कुछ आपका इवेंट था तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड अटेंड कर सकती है क्या, यू नो, अंजलि, नवसारी में। आप आज बोलिए। आज आप मेकअप के बगैर बहुत सुंदर दिख रहे हो। नहीं नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू ग्रे माय हेयर, यू नो, नाउ आई एम 63। अब मैं यंग नहीं हूँ। अरे आप कभी ओल्ड हो ही नहीं। 36। हम 63 नहीं, आप 36। ओह माय गॉड। मैं चाहती हूँ आपकी मैं जो ब्यूटीफुल लगूं, पॉजिटिविटी, आपकी लेकिन पॉजिटिविटी 36 से भी कम है। मतलब बहुत हाँ यार, पॉजिटिव, एवरी टाइम मतलब पॉजिटिव। आपका कभी फोन आता है ना, तब भी आपका आवाज इतना पॉजिटिव रहता है ना, तो तो अपने आप स्वीट। मतलब याद हो जाते हैं। लेकिन मुझे रोना कब आया, जब आपकी स्टोरी में सुन रही थी, व्हेन यू से योर ब्रदर वो टैबलेट नहीं खा रहा है और रात के अंधेरे में आप उसको देते हो, यू नो, मुझे गूजबम्स आ गया। द हाउ यू टैकल हिम लाइक, यू नो, स्मॉल बेबी। माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम, आई नो कैसा होता है वो वक्त। लेकिन आपका भाई इतना, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, और इतना हिम्मत वाला था कि वो जिद नहीं करता था आपके पास। ही वॉज नॉट स्टबन, यू नो, व्हेन यस। यू गिव टैबलेट और बच्चे फेंक देते हैं और जरा जिद करते हैं। आई रियली, वर्ड्स नहीं मेरे पास। पीयूष जी, हम्म। हेड्स ऑफ टू यू। और रियली आपको गले मिलना चाहती हूँ, एक बार मिलूंगी ना, आई गिव यू श्योर बिग श्योर। हग। मुझे श्योर रोना आ रहा डेफिनेटली। है सच्ची। मेरे पास वर्ड्स नहीं, लव यू सो मच। आप मेहुल सबका जी, प्यार। लव यू। तो मतलब देखो, कुछ कई चीजें अनफॉर्चुनेट चीजें लाइफ में होती है। हम सबके लाइफ में कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हुई है, बट उस चीज से हम इतने अच्छे अच्छे लोगों को मिले हैं ना,
ये कैंसर के बिना पॉसिबल नहीं था। तो राइट। उसके लिए हम ईश्वर का आभारी है, थैंक्स टू गॉड इतने अच्छे लोगों को मिलवाया। बट लाइफ और में प्रॉब्लम तो आएंगे जाएंगे, बट चलो यस, अच्छे लोग तो मिल गए इस बहाने। नो नो क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग आपकी आवाज सुनी मैं खुश हो गई। एंड द चाइल्ड इज वेरी नाइस, जो बच्चों को हम लोग ने हेल्प किए थे। श्रेयांश जो लड़का है, अब वो गया है इंदौर, एंड ही विल कम फॉर द फॉलो अप ऑल्सो। ही मुझे ओके। बोलता है आप भगवान है, आपने बहुत हेल्प किया मुझे। मैंने नहीं किया, मेरे ग्रुप से, मेरे सर्वाइवर से, मेरे लोग हैं, उन लोगों ने आपको हेल्प किया। भगवान बट मुझे आई ने सबके वांट, किया एक तरह से। सबके 100 भगवान ने, रुपये काम लगा में स्मॉल यस। स्मॉल अमाउंट, स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा डिफरेंस ला रहा है। और आप बिलीव नहीं और करोगे, मैं अवार्ड लेने गई थी पुणे उसी दौरान, तो मैंने वहाँ इवेंट वाले को रिक्वेस्ट किया कि मैं एक डोनेशन बॉक्स रख रही हूँ, कैन यू परमिट मी? तो उन्होंने हाँ कहा, और मेरा अवार्ड तो मुझे पड़ी नहीं थी, आई वेंट फॉर हिम ओनली, और वो डोनेशन बॉक्स में काफी पैसे आ गए। मैंने वही वेरी बॉक्स नाइस। लेके उसकी मम्मी को दिया, आई डिडंट ओपन इट, आई सेड दिस इज फ्रॉम माय साइड। अभी भी एक गुड। लड़की का आया मुझे, तो मैंने वो अभी पूछा, इवेंट है मला सॉरी पूना में, कैन आई मेक द डोनेशन बॉक्स? ही सेड यस। जो भी छोटा छोटा अमाउंट है, द पीपल आर सो गुड, दे आर हेल्पिंग अस। नहीं तो कौन मुझे डोनेशन बॉक्स रखने का परमिशन देगा? व्हाई? दैट्स देयर इवेंट, ब्यूटी पेजेंट है, क्यों रखने देगा वो लोग? बट दे हेल्प मी व्हेन आई से दिस इज अ थिंग, रियली। एंड आप लोग वेरी जैसे नाइस। लोग मिले हैं मुझे, दिस ग्रुप आई लव। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो चलिए, मच, एंड लव यू ऑल। थैंक यू। गॉड थैंक यू ब्लेस एवरीवन। एवरीवन। यस। या, अभी टाइम हो गया। आई थिंक इफ वी डू नॉट हैव एनीथिंग वी कैन क्लोज टुडे सेशन। थैंक यू सो मच पीयूष भाई, आप आज हमारे सबके सामने आके आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी। वैसे काफी लोग उनसे पर्सनली कनेक्टेड हैं, और लोगों को बहुत ज्यादा एक इमोशनल सपोर्ट भी उनसे मिलता है, और जिनमें से मैं भी एक हूँ। और आई मीन ही इज ऑलवेज देयर। जब भी कुछ भी छोटी सी भी चीज होती है कि आई नो दैट पीयूष भाई इज देयर, उनको रीच आउट चाहे रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो। तो पीयूष भाई, आप सच में, आपके पास बहुत दुआएं हैं। इसीलिए आप कभी, मतलब मेरे नहीं, आप तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन जितना आप और सोचते हैं सविता उससे दी, कहीं ज्यादा। हम्म, सविता दी मैं कुछ नेहा, बोलना चाहूँ। हाँ जी। बोलो बोलो बोलो। मैं ना अभी एकदम स्टेटस पे नहीं था मेरा, मतलब बोलने का कि पीयूष भैया की स्टोरी सुनी तो मतलब लाइक थोड़ा ऐसे रोना आ गया था। बट एक चीज जरूर मुझसे बोला, मतलब रह नहीं रहा था कि मैं बोलूँ नहीं। पीयूष भैया जैसे बता रहे थे, नीलेश भैया ट्रस्ट करते थे पीयूष भैया की सारी रिपोर्ट्स के लिए। जैसे पीयूष भैया ने बोल दिया रिपोर्ट्स ओके, तो उन्होंने कहा ओके। मैं जब से पीयूष भैया को जानती हूँ, लाइक मैं अपने लिए बोलती हूँ 2020 से मैं जानती हूँ उन्हें। और उसके बाद से अपनी पेट स्कैन की जितनी रिपोर्ट्स आती थी, शुरू में तो मैं उनसे इतना टच में नहीं थी, बट धीरे धीरे एक बॉन्ड बना। और उसके बाद जितनी रिपोर्ट्स मैंने भैया को सबसे पहले शेयर करी है, और भैया बोलते थे देखी होगी तूने भी। मैं नहीं, मैंने नहीं देखी है, मैं ब्लाइंड फेथ है, आप बता दो जो है ठीक है। तो ऐसे ही करके पीयूष भैया के साथ कनेक्शन हुआ, और आज भी जितनी रिपोर्ट्स आती है मैं सबसे पहले पीयूष भैया को भेजती हूँ। और पीयूष भैया ने बोल दिया सब ठीक है। आज भी जैसे मुझे फीवर आया हुआ है कल से, तो मैं पीयूष भैया को मैसेज डाल दिया, तो एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक हो जाएगा। तो वो एक ऑटोमेटिक कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ पीयूष भैया। और सारी टीम, मतलब मेहुल भैया, सविता दी, आप सबसे जितने भी लोग हैं ग्रुप में, अल्पना दी, अंजलि दी, तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कैंसर को थैंक यू, जो मैं आप सबसे कनेक्ट हुई हूँ। थैंक यू सो मच। नेहा थैंक तो यू। सबसे ज्यादा पॉजिटिव और मोटिवेट करने वालों में है। या चलो चलो, लेट्स रैप अप, इट्स टाइम अप। रैप अप। यस यस यस। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन थैंक टुडे। यू। विल थैंक यू। क्लोज इट।